स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। देवपुर शहर के संगम अस्पताल में कमल बाबू की पत्नी चौंक गईं। श्रीमती कमल, पिताजी, आपने उसे इनाम के तौर पर पहले ही 5 करोड़ दिए हैं, है ना? हमें 50 करोड़ और क्यों दान करने की आवश्यकता है? क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? कमल, झिझकते हुए, श्री कमल, देखो रूहानी, पैसा और संपत्ति हमारे लिए बाहरी चीजें हैं। कुछ चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, जैसे मृत्यु के कगार से लोगों को वापस लाने का चिकित्सा कौशल या वह मरहम जो हमें मुश्किल से मिला है। श्री कमल, मैं तुम्हें डॉक्टर प्रीति से इसलिए इलाज करवा सका क्योंकि मैंने कई साल पहले एक भाईचारा जैसा रिश्ता कायम रखा था। मैं बूढ़ा हो गया हूं, पर तुम्हें संसाधन जुटाना और रिश्ते बनाए रखना सीखना होगा। डॉक्टर प्रीति कोई सामान्य डॉक्टर नहीं है। यदि तुम उनके साथ अच्छा संबंध बनाए रखोगी तो हो सकता है कि वह भविष्य में तुम्हारी जान बचाएं। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या हमें उनके अस्पताल को मजबूत करने के लिए दान देना चाहिए? रूहानी, हमें दान करना चाहिए। हमें डॉक्टर प्रीति के प्रति आभारी होना चाहिए और एक अच्छा रिश्ता बनाए रखना चाहिए। पैसा वापस कमाया जा सकता है, पर प्रतिभा सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कमल, बहुत खूब। रूहानी में इतनी कम उम्र में ये जागरूकता देखकर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। कमल, पिताजी, मैं पैसे की व्यवस्था करूंगा। बाद में हम प्रीति से मिलकर उनके अस्पताल को दान देंगे। श्री कमल, जाओ। प्रीति को वार्ड में हो रही किसी भी बात की खबर नहीं थी। वह कमल परिवार के आने का इंतजार कर रही थी। प्रीति थोड़ी मुस्कुराई। कमल परिवार, मेरी दवा पर संदेह होने के बावजूद उन्होंने मुझ पर भरोसा करने का फैसला किया। रूहानी का इलाज करने के लिए हाँ करना पूरी तरह से श्रीवर्ण लूमंगजन के लिए था। अगर वह बीच में ना आते तो प्रीति रूहानी का इलाज करने के लिए आगे नहीं बढ़ती। बचपन में मां को खोने के मनोवैज्ञानिक आघात ने प्रीति को तुरंत दयालु नहीं बनने दिया, न ही वह बिना किसी कारण अमीर परिवारों के लोगों का इलाज करने को तैयार थी। कुछ लोग जिन्हें आप ठीक करते हैं वे न केवल आभारी नहीं होते बल्कि पीठ में छुरा भी घोंप सकते हैं। उसकी मां की मृत्यु एक मरीज के हाथों हुई थी और यह वह जीवन भर नहीं भूल सकती थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रीति, कृपया अंदर आइए। जब उसने देखा कि अंदर प्रमोद की हाइडोंग आया है तो वह चाहती थी कि वह समय को वापस घुमा सके। प्रीति, तुम फिर क्यों आए हो? क्या तुम फिर से बीमार हो? प्रमोद ने कार्यालय का दरवाजा बंद किया और सोफे पर बैठ गया। प्रमोद, मैं तुम्हारा पिता हूं, जब चाहूं आ सकता हूं। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुमने जानबूझकर अपनी चचेरी बहन को अपमानित किया? वह 2 दिनों से रो रही है, हर दिन आंसुओं से अपना चेहरा धो रही है। प्रीति, मैंने उसे अपमानित नहीं किया। प्रमोद, अगर तुमने उसे अपमानित नहीं किया तो वह यहां से जाने के बाद से क्यों रो रही है? क्या तुमने उसके लिए काम का इंतजाम नहीं किया था? तुमने किस तरह के काम का इंतजाम किया? प्रीति, मैंने उसके लिए काम का इंतजाम किया था, पर वह नखरे वाली है और काम करने को तैयार नहीं है और बस भाग गई। प्रमोद, तुम्हारी भतीजी भी तुम्हारी तरह ही अविश्वसनीय है। प्रमोद, पहले मुझे बताओ कि तुमने उसके लिए किस तरह के काम का इंतजाम किया? प्रीति, कुछ खास नहीं, बस कचरा छांटने का काम। मेडिकल कचरा विशेष होता है, उसे अलग से संभालने के लिए किसी की जरूरत होती है। प्रमोद गुस्से में खड़ा हो गया, उसकी ओर इशारा करते हुए बोला। प्रमोद, तुमने अपनी चचेरी बहन से कचरा छटवाया। प्रीति ने उसकी ओर देखा। प्रीति, तुम इतने क्यों भड़क रहे हो? कचरा संभालने के अलावा वह और क्या कर सकती थी? डॉक्टर बन सकती है। क्या उसे स्कैन पढ़ना या दवाइयां लिखना आता है? नर्स बन सकती है। क्या उसे इन्फ्यूजन देना या ड्रेसिंग बदलना आता है? प्रमोद, डॉक्टर या नर्स नहीं बन सकती तो कुछ और तो कर सकती थी। वह एक कार्यालय में काम कर सकती थी, तुम्हें अस्पताल प्रबंधित करने में मदद कर सकती थी, मानव संसाधन, वित्त, संचालन संभाल सकती थी। इतने सारे काम हैं जो वह कर सकती थी, फिर भी तुमने उसे विशेष रूप से कचरा संभालने के लिए कहा। किसी को अपमानित करने का एक ऐसा तरीका है। प्रीति, अस्पताल प्रबंधित करे, यह एक मजाक है। वह मुश्किल से स्कूल गई है और तुम चाहते हो कि वह अस्पताल प्रबंधित करने में मेरी मदद करे। प्रमोद, क्या तुम सचमुच उसे मेरे अस्पताल पर कब्जा करने में मदद करने की कोशिश कर रहे हो? उसे पहले अस्पताल आने दो, मानव संसाधन और वित्त से परिचित होने दो, और फिर तुम सही समय पर अपना कदम उठाओगे। प्रमोद के इरादे उजागर हो गए और उसका चेहरा बिगड़ गया। प्रमोद, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे शब्द इतने बुरे कैसे हो सकते हैं? हम सब परिवार हैं। क्या तुम्हारी चचेरी बहन का तुम्हें अस्पताल प्रबंधित करने में मदद करना गलत है? क्या मेरा तुम्हारी मदद करना चाहना गलत है? प्रीति, क्या तुम वास्तव में नहीं समझते कि हम परिवार हैं या नहीं? प्रमोद का दिल बैठ गया और उसने प्रीति की ओर देखा। प्रमोद, तुम्हारा क्या मतलब है? हम परिवार कैसे नहीं हैं? प्रीति, बेशक हम परिवार नहीं हैं। बहाना करना बंद करो। प्रमोद, मुझे पहले से ही पता है कि तुम मेरे जैविक पिता नहीं हो। अब से परिवार का ढोंग लेकर मेरे पास मत आना। प्रमोद स्तब्ध रह गया। प्रमोद, तुम्हें सच में पता है? प्रीति, प्रमोद, तुम बहुत पहले से जानते हो कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूं, इसीलिए तुमने मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, है ना? तुम अपनी भतीजी के साथ मेरे से बेहतर व्यवहार करते हो। जब उसे गलत समझा जाता है तो तुम मुझसे हिसाब लेने आते हो। जब मुझे गलत समझा जाता है तो तुम बस मुझे डांटते हो, मुझे सहन करने के लिए कहते हो। सच में कोई खून का रिश्ता नहीं है, तुम मुझे एक इंसान भी नहीं मानते। प्रमोद का चेहरा बदला और उसने आह भरी। प्रमोद, भले ही हमारा खून का रिश्ता न हो, पर मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह माना है और तुम्हारे भाई ने हमेशा तुम्हें अपनी असली बहन की तरह माना है।
कभी कभी मैं तुम्हें डांटता हूँ तो इसलिए कि जितना गहरा प्यार उतनी कड़ी आलोचना। मैंने तुम्हें कभी बाहरी नहीं माना। मुझे गलत मत समझो। प्रीति ने ताना मारा। प्रीति, तुम कब ढोंग करना बंद करोगे? तुमने मुझे अतीत में पाला नहीं और तुम भविष्य में मेरी देखभाल करने की उम्मीद नहीं कर रहे हो, है ना? अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं, मैं झांसे में नहीं आऊंगी। अगर तुम में थोड़ी भी शर्म है तो तुरंत मेरे कार्यालय से निकल जाओ और वापस मत आना। शर्म, प्रमोद को आखिरी चीज इसी की परवाह थी। वह वापस सोफे पर बैठ गया। प्रमोद, प्रीति, इतना बैर मत रखो। हालांकि हम खून का रिश्ता साझा नहीं करते, पर मैं इतने सालों से तुम्हारा पिता रहा हूं। अगर कोई योग्यता नहीं है तो भी कड़ी मेहनत तो है ना? ये निश्चित रूप से तुम्हारे उस जैविक पिता से बेहतर है जिनसे तुम कभी नहीं मिली हो और नहीं जानती कि वह कहाँ है ना? वह जांच रहा था कि क्या प्रीति ने अपने जैविक पिता को ढूंढ लिया है। प्रीति ने जैसे ही उसे सुना, जान गई कि प्रमोद को कोई अंदाजा नहीं था कि वह जयंत गु चेंकियाओ की बेटी है। वह मूर्ख नहीं थी, बेशक वह उसे नहीं बताएगी कि उसके असली पिता कौन थे। प्रीति, तुम्हारे पास कहने के लिए कोई उपलब्धि या कड़ी मेहनत नहीं है, पर मुझ पर एक बड़ी रकम का कर्ज होना सच है। चूंकि हम पिता और बेटी नहीं हैं, इन खातों को स्पष्ट रूप से निपटाना बेहतर है। तुम इस पैसे को चुकाने की योजना कब बना रहे हो? प्रमोद की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। प्रमोद, मैंने तुम्हें बिना पैसे मांगे पाला, ये पहले से ही मेरे लिए उदारता है, और अब तुम मुझसे पैसे मांग रही हो। पहले का सारा पैसा तुमने मुझे खुशी से दिया था, वह सब कर्ज चुकाने में खर्च हो गया। मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं है और ये तुम्हारी गलती है कि मैंने विला खो दिया। अब मैं केवल किराए की जगह पर रह सकता हूँ। प्रीति, तुम्हारे विला के नुकसान का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, ये सब तुम्हारी अपनी करनी है। कोई व्यावसायिक सूझबूझ नहीं और हमेशा निवेश के लिए बड़ी रकम उधार लेने के इच्छुक, तुम्हारे अलावा और कौन नुकसान उठाएगा? प्रमोद, मुझे दूसरों ने धोखा दिया था, इसका मेरे पास दिमाग है या नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। मुझमें अभी भी एक कंपनी चलाने की क्षमता है, अन्यथा मेरा पिछला व्यवसाय इतने लंबे समय तक नहीं चलता और इतना पैसा नहीं कमाता। प्रीति उससे उलझकर थक गई थी। प्रमोद, बेटी, जैसा कि कहावत है, पानी को किसी और के खेत में क्यों बहने दें? मैं अब बेकार बैठा हूँ, हमेशा एक व्यवसाय शुरू करने की सोचता हूँ पर सही अवसर नहीं मिल रहा। क्यों न मुझे अस्पताल निदेशक के रूप में नियुक्त करो? मेरे निदेशक होने से निश्चित रूप से कोई बाहरी व्यक्ति बेहतर नहीं होगा। बाहरी लोग तुम्हारे प्रति इतने वफादार नहीं होंगे। तुम अभी युवा हो और इसमें शामिल जटिलताओं को नहीं समझती। प्रीति, प्रमोद, क्या तुम में आत्म जागरूकता नहीं है? तुम में ये सोचने की हिम्मत कैसे हुई कि तुम सक्षम हो? तुम में यह आत्मविश्वास कहाँ से आया कि तुम निदेशक बन सकते हो? प्रमोद, मैं हिम्मत क्यों ना करूं? निदेशक बनना इतना कठिन क्या है? मैं देखता हूं कि निदेशक संघ भी अपने दिन बस अपनी मुस्कान के साथ एक दिखावा करते हुए बिताते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि वह एक अच्छे इंसान है जबकि वह वास्तव में बेकार हैं। अगर मैं निदेशक होता तो मैं निश्चित रूप से लोगों को प्रभावित करने और व्यक्तिगत संबंध बनाए रखने में उनसे कहीं बेहतर होता, वह मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। प्रीति, निदेशक संघ भी एक वैध चिकित्सा PhD हैं और तुम कह रहे हो कि वह बेकार हैं। अस्पताल मूल रूप से उन्होंने ही खोला था। प्रमोद, तो क्या हुआ अगर उन्होंने अस्पताल शुरू किया? क्या उन्होंने इसे ढहने के कगार पर नहीं पहुंचाया? अगर तुम्हारी मदद न होती तो अस्पताल बहुत पहले खत्म हो चुका होता। उन्हें तुम्हारा आभारी होना चाहिए और अगर तुम उन्हें निदेशक पद मुझे सौंपने के लिए कहती हो तो वे निश्चित रूप से आपत्ति करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वह बस सक्षम नहीं है, उन्हें अस्पताल चलाना नहीं आता। प्रीति, निदेशक संघ भी अब अस्पताल के मुख्याधिकारी हैं, तुम उपयुक्त नहीं हो। इसके बारे में सोचना भी मत। अस्पताल पहले लगभग दिवालिया हो गया था क्योंकि वह बहुत दयालु थे, हमेशा सबका इलाज करना चाहते थे और अक्सर विभिन्न शुल्क माफ कर देते थे, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर नुकसान हुआ। लेकिन उनकी दयालुता ने इतने सारे लोगों को बचाया, कई उनके आभारी हैं, उनकी उच्च प्रतिष्ठा है और वह अस्पताल में निदेशक पद के लिए एकमात्र उपयुक्त व्यक्ति हैं। प्रमोद, तुम एक अस्पताल चलाती हो, कोई चैरिटी नहीं। वह बहुत नर्म दिल वाले हैं, शुल्क माफ करते रहते हैं, वह अस्पताल निदेशक के रूप में उपयुक्त नहीं है। प्रीति, अगर मैं कहती हूँ कि वह उपयुक्त हैं तो वह हैं। अगर मैं कहती हूँ कि तुम नहीं हो तो तुम नहीं हो। बकवास करना जारी रखो और मैं तुम्हें बाहर निकालने के लिए सुरक्षाकर्मी को बुलाऊंगी। जब तुम्हारी बेइज्जती होगी और तुम मजाक बन जाओगे तो मुझे दोष मत देना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। प्रमोद का चेहरा गुस्से से हरा हो गया। प्रमोद, तुम्हें मुझे बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकता हूँ। सप्ताहांत था और जब प्रमोद घर लौटा तो उसने गौरव की जियासेन को अपना बैग लेकर जाते हुए देखा। उसने तुरंत अपने बेटे को रोका। प्रमोद, गौरव, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुमने ट्यूशन क्लास छोड़ नहीं दी? गौरव, मैं एक सहपाठी के घर जा रहा हूँ। प्रमोद अपने बेटे की ओर देखा, जिसका चेहरा प्रीति से भी ज्यादा ठंडा था, और अचानक उसे एक विचार आया। प्रमोद, बेटे, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिता की वापसी हो? मेरे पास अब एक बहुत अच्छा विचार है, क्या तुम इसे सुनना चाहोगे? गौरव ने तुरंत माथे पर बल डाला। गौरव, तुम अब क्या करने की योजना बना रहे हो? क्या मैंने पहले ही नहीं कहा, बस एक नियमित नौकरी ढूंढो, ये निवेश करना बंद करो। प्रमोद, एक नौकरी में कितना पैसा मिल सकता है? तुम्हारी माँ भी काम पर नहीं जाती, क्या तुम सोचते हो कि मैं जाऊंगा? पुराने दिनों में मैंने अपनी खुद की कंपनी बॉस के रूप में चलाई थी। मैं किसी और के लिए काम करने के लिए कैसे झुक सकता हूँ? गौरव, अगर तुम काम नहीं करना चाहते तो ठीक है, बस निवेश और पैसा उधार लेने से दूर रहो। तुम पूरे दिन घर पर पड़े रह सकते हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। प्रमोद ने स्नेही मुस्कान के साथ कहा। प्रमोद, चिंता मत करो, इस बार पिता निवेश नहीं करेंगे और मैं अब और पैसे उधार भी नहीं लूंगा। पिताजी के पास हमारे परिवार के जीवन को बेहतर बनाने का एक बेहतर तरीका है। गौरव को एक बुरा एहसास हुआ और उसने धैर्य से पूछा, गौरव,
क्या तरीका? प्रमोद, तुम उस अस्पताल के बारे में जानते हो जहां प्रीति काम करती है ना? संगम अस्पताल। हाल ही में यह आस्था अस्पताल से भी ज्यादा मशहूर हो गया है। अब देवपुर शहर में जिस किसी के पास थोड़ा भी पैसा है वह इलाज के लिए संगम अस्पताल जाता है। मुझे लगता है गौरव का चेहरा बिगड़ गया, उसने प्रमोद को टोक दिया। गौरव, तुम संगम अस्पताल पर नजर गड़ाए हो। इसका मूल्यांकन 1 अरब है। क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम अपने मुंह से ज्यादा काटने की कोशिश कर रहे हो? प्रमोद चौंक गया। प्रमोद, तुम्हें भी संगम अस्पताल के 1 अरब मूल्यांकन के बारे में पता है? गौरव, हाँ पता है। ये पेशेवर मूल्यांकन एजेंसी द्वारा सार्वजनिक रूप से जारी किया गया डेटा है। संगम अस्पताल के अलावा कोई अन्य अस्पताल इसके करीब भी नहीं आता है। संगम अस्पताल पहले स्थान पर है। ये खबर आर्थिक हॉट सर्च पर भी रही है। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले जानते हो? प्रमोद, बुरा नहीं है मेरे बेटे। इतनी कम उम्र में तुम्हारे पास पहले से ही इतनी तेज व्यावसायिक सूझबूझ है। आर्थिक खबरों पर ध्यान दे रहे हो, वाणिज्यिक क्षेत्र के विकास का अनुसरण कर रहे हो। भविष्य में तुम निश्चित रूप से महान चीजें हासिल करोगे। प्रमोद प्रशंसा करने के बाद आगे बढ़ा। प्रमोद, हालांकि तुम जानते हो कि संगम अस्पताल बहुत मूल्यवान है, पर तुम निश्चित रूप से यह नहीं जानते कि यह वास्तव में तुम्हारी बहन प्रीति का है ना? गौरव ने भौहें उठाईं। उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उसने पलटकर पूछा, गौरव, तुम्हें कैसे पता चला कि संगम अस्पताल प्रीति का है? तुम्हें ये किसने बताया? प्रमोद, ये नैना ने मुझे बताया। वह हाल ही में आस्था के करीब आ रही है और यह आस्था थी जिसने उसे बताया। अगर नैना मुझे इसके बारे में नहीं बताती तो मुझे कोई अंदाजा नहीं होता कि प्रीति इतनी सक्षम हो गई थी कि वास्तव में 1 अरब मूल्य का एक निजी कुलीन अस्पताल उसका है। गौरव की आंखों में एक बर्फीली ठंडक छा गई। गौरव, तो यह नैना और उस आस्था ने चाल चली। प्रमोद उत्साहित था और उसने अपने बेटे के अजीब व्यवहार पर ध्यान नहीं दिया। उसने संगम अस्पताल के महान होने के बारे में बड़बड़ाया और फिर कहा, प्रमोद, प्रीति कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है। वह इतने बड़े अस्पताल को अकेले संभाल रही है और मुझे बहुत आश्वासन नहीं मिल रहा है। मैं जाकर उसकी मदद करना चाहता हूं, पर वह हमेशा मेरे बारे में राय रखती है और मेरी सलाह नहीं सुनेगी। तुम जाकर उससे बात क्यों नहीं करते? मुझे लगता है कि वह उसके भाई की बहुत परवाह करती है। तुम्हारे शब्दों का निश्चित रूप से असर होगा। गौरव ने उसे ठंडे अंदाज में देखा। गौरव, तुम पहले ही प्रीति से मिल चुके हो? प्रमोद, हाँ, मैं वहां गया था, पर वह मुझसे नाराज है। तुम मेरी मदद में कुछ अच्छे शब्द कहो। एक बार जब मुझे अस्पताल में मजबूत फुटहोल्ड मिल जाएगा तो तुम भी वहां जाकर मदद कर सकते हो और कुछ चीजें सीख सकते हो। इसे शुरुआती इंटर्नशिप मान लो। जब तक तुम अच्छा करते हो, भविष्य में अस्पताल तुम्हें सौंपना असंभव नहीं है। प्रमोद बोलते बोलते और ज्यादा उत्साहित हो गया। प्रमोद, ऐसा करते हैं, तुम कॉलेज में बस चिकित्सा का अध्ययन करो। यह एकदम सही है क्योंकि तुम स्नातक होने के बाद अस्पताल में काम कर सकते हो और अंततः अस्पताल निदेशक बन सकते हो। अस्पताल निदेशक बनना सच में प्रतिष्ठित है। बेटे, अपने पिता की सुनो और चिकित्सा का अध्ययन करो। गौरव ने ठंडी हंसी उड़ाई। गौरव, मैं चिकित्सा का अध्ययन नहीं करूंगा। प्रमोद, तुम डॉक्टर नहीं बनना चाहते? वह भी ठीक है, फिर प्रबंधन का अध्ययन करो। गौरव, तो तुम बात को घुमाते रहते हो, पर वास्तव में तुम उसका अस्पताल चुराना चाहते हो और फिर मुझे देना चाहते हो। प्रमोद, क्या चोरी करना? तुम्हें शब्दों का इस्तेमाल करना भी आता है। प्रमोद ने अपने बेटे को एक सख्त नजर दी, अपने बेटे के बहुत ईमानदार तरीके से नाखुश होकर। प्रमोद, इतने बड़े अस्पताल को प्रीति निश्चित रूप से अकेले प्रबंधित नहीं कर सकती। अभी बाहरी लोग उसकी मदद कर रहे हैं, मैं उस पर कैसे सहज हो सकता हूँ? वह बहुत छोटी है और बहुत भोली है। क्या होगा अगर उसे धोखा दिया जाए? बेशक, हम दोनों के लिए जाकर उसकी मदद करना बेहतर है। हम उसका अस्पताल चुराना नहीं चाहते, हम बस अस्पताल को प्रबंधित करने में उसकी मदद करना चाहते हैं, बस। गौरव का चेहरा भावहीन था जब उसने कहा, गौरव, इतना पाखंडी मत बनो, तुम बस उसका अस्पताल लेना चाहते हो। प्रमोद, सच में, मैं नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि अस्पताल लेना कितना आसान है? क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई टेलीविजन शो है जहां एक निजी अस्पताल मेरा हो जाता है क्योंकि मैं ऐसा कहता हूं? मैं बस डरता हूं कि उसे नुकसान होगा। उसके चारों ओर इतने सारे सियार और भेड़िए हैं। अगर मैं उसकी मदद नहीं करता और उसे किसी ने हड्डी तक खा लिया तो उसे पता भी नहीं चलेगा। ये कितना दयनीय होगा। गौरव ने सिर हिलाया। गौरव, उसके चारों ओर वास्तव में बहुत सारे सियार और भेड़िए हैं। प्रमोद, ठीक है, देखा, आजकल इतने सारे बुरे लोग हैं, इसीलिए हमें उसकी मदद करनी है। हम परिवार हैं, अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अपने सहपाठी से मिलना अभी भूल जाओ। तुम एक कार लेकर संगम अस्पताल जाओ और प्रीति से अच्छी तरह से बात करो। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें उसे मुझे मदद करने देने के लिए मनाना होगा। गौरव ने उसकी ओर देखा। गौरव, तुम उन सियार और भेड़ियों में से एक हो जो बिना किसी अच्छे इरादे के उसके आसपास रहने पर जोर दे रहे हैं। प्रमोद के चेहरे का रंग गुस्से से गहरा हो गया। प्रमोद, मैं उसका पिता हूं, मैं उन सियार और भेड़ियों में से एक कैसे हो सकता हूं? क्या उस अभागी लड़की प्रीति ने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है? तुम हमेशा उसी का पक्ष क्यों लेते हो, मेरा नहीं? गौरव की निगाहें खिड़की की ओर मुड़ी, उसका स्वर बहुत सपाट था। गौरव, तुम उसके पिता हो या नहीं, ये तुम अपने दिल में जानते हो। यहाँ मेरे साथ इस पर जोर देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जितना ज्यादा जोर देते हो उतना ही ये तुम्हारे अपराध को साबित करता है। प्रमोद तुरंत भौचक्का रह गया। प्रमोद, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? क्या प्रीति ने तुम्हें बताया? गौरव ने फिर से माथे पर शिकन डाली। क्या प्रीति को पहले ही पता चल गया है? प्रमोद ने घूर कर कहा, हम। तुम्हें नहीं पता कि प्रीति को पहले ही पता चल चुका है? तो तुम्हें किसने बताया? गौरव ने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि पूछा, प्रीति को किसने बताया?
तुमने? बिल्कुल नहीं, मैंने उसे यह बताने में मेरा क्या भला है कि मैं उसका जैविक पिता नहीं हूँ। मैं तो चाहता था कि उसे कभी पता न चले, ताकि वह मेरा सम्मान करती रहे। जब से उसे पता चला है कि मैं उसका जैविक पिता नहीं हूँ, वह मुझसे और भी बुरा बर्ताव करती है। ये तो सरासर हद है। प्रमोद ने गुस्से से कहा, ये बात ज्यादा लोगों को नहीं पता थी, जरूर यह प्रीति की दादी ने उसे बताई होगी। उस कमबख्त बुढ़िया को लगा होगा कि चूंकि प्रीति अब अच्छा कर रही है, वह मुझे उसका फायदा नहीं उठाने देगी और चाहती होगी कि प्रीति मुझसे सारे रिश्ते तोड़ ले। इसीलिए उसने ये भेद खोल दिया कि मैं उसका जन्म देने वाला पिता नहीं हूँ। ये तो गुस्सा दिला रहा है। वह काफी देर तक बड़बड़ाता रहा और अपने बेटे को संगम अस्पताल जाने के लिए राजी करने ही वाला था, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो उसका बेटा वहां था ही नहीं। वह चिंतित होकर अपने हाथ रगड़ने लगा। वह कहाँ चला गया? क्या वह प्रीति को ढूंढने गया है? उसे वहां जाकर कोई बकवास नहीं करनी चाहिए। रुको, उसे कैसे पता चला कि प्रीति मेरी जैविक बेटी नहीं है? ये खबर किसने लीक की? जब गौरव अपना बैग लेकर प्रीति के दफ्तर पहुंचा तो प्रीति पिछले महीने के अस्पताल के वित्तीय विवरण की जांच में व्यस्त थी। अस्पताल ने हाल ही में विदेश से नए उपकरण खरीदे थे, जिनकी कीमतें देखकर उसे अजीब लग रहा था। गौरव को देखकर वह चौंक गई। तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए, है न? गौरव दफ्तर में आया और दरवाजा बंद कर दिया। उसके चेहरे को घूरते हुए उसने पूछा, तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? प्रीति ने स्वाभाविक रूप से अपना चेहरा छुआ, ये सोचकर कि सूजे हुए और चोटिल हालत में दिखना बुरा हुआ। उसने जल्दी से एक हल्की मुस्कान डाली, मुझे किसी ने चोट नहीं पहुंचाई। मैं बस खुद पर किसी दवा का परीक्षण कर रही थी। थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, लेकिन ये कोई गंभीर बात नहीं है, ये शाम तक ठीक हो जाएगी। सच में? गौरव पहले ही उसके पास आ चुका था और झुककर उसके चेहरे को करीब से देखने लगा। मुझसे झूठ बोलना बंद करो। बताओ, ये किसने किया? प्रीति ने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी कम उम्र में उसका ऐसा दबदबा होगा और वह पीछे हट गई, उनके बीच थोड़ी दूरी बनाते हुए। सच में किसी ने मुझे नहीं मारा। मैं बस दवा का परीक्षण कर रही हूँ और ये दवा की विषाक्तता के मामूली लक्षण हैं। इसकी चिंता मत करो। वैसे तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए। आज सप्ताहांत है। कौन सा स्कूल? अरे, सप्ताहांत आ गया। प्रीति ने कैलेंडर पर नजर डाली, अपना सिर थपथपाते हुए। मैं हर दिन इतनी व्यस्त रहती हूँ कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। मेरे लिए तो अब सप्ताहांत जैसा कुछ है ही नहीं। तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? मुझे किसी ने चोट नहीं पहुंचाई। तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो? अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं कल सोमवार को स्कूल नहीं जाऊंगा। अगर तुम्हें चोट लग रही है और मैं मदद के लिए कुछ नहीं कर सकता तो स्कूल जाने का कोई मतलब नहीं है। मैं इससे बेहतर है कि पढ़ाई छोड़ दूं और कुछ मार्शल आर्ट सीख लूं, फिर यहाँ सुरक्षा गार्ड की नौकरी करूं, जो स्कूल जाने से ज्यादा उपयोगी है। ये कहते हुए गौरव ने अपना बैग उतारा और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। प्रीति हैरान थी, लगभग गुस्से से उल्टी होने की हद तक। गौरव, तुम अपना बैग क्यों फेंक रहे हो? क्या तुम बीमार हो या कुछ? फिर से पढ़ाई छोड़ने की बात कर रहे हो? अगर तुमने फिर से पढ़ाई छोड़ने का जिक्र किया तो मैं तुम्हें अपना भाई नहीं मानूंगी। गौरव ने उसे बेपरवाही से देखा। तो क्या तुम मुझे अब मानती हो? अगर तुम पढ़ाई नहीं छोड़ोगे तो हाँ। चूंकि तुम मुझे मानती हो तो बताओ, तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? प्रीति का मुंह खुला रह गया और वह बहुत देर तक चुप रही। गौरव का मिजाज जानते हुए उसे डर था कि अगर उसने उसे बता दिया तो वह बिना सोचे समझे उसके लिए बदला लेने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर उसने नहीं बताया तो गौरव सच में स्कूल छोड़ने जैसी कोई मूर्खता कर सकता है। प्रीति दुविधा में थी, माथे पर शिकन डालते हुए गौरव को घूर रही थी। गौरव भी उसे देख रहा था, अविचलित, पीछे हटने का कोई संकेत नहीं। थोड़ी देर बाद प्रीति ने आखिरकार कहा, मैं सच में बस खुद पर दवा का परीक्षण कर रही थी। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम रात तक यहीं रह सकते हो। दवा का असर शाम तक खत्म हो जाएगा और मेरा चेहरा अब सूजा नहीं रहेगा। ये देखकर कि वह अभी भी उसे बरगलाने की कोशिश कर रही है, गौरव सचमुच नाराज हो गया। चुप हो जाओ, मुझे यह नहीं सुनना। प्रीति ने सूजे हुए गालों के साथ उसे घूरा और पल भर में उसकी आंखें लाल हो गईं और फिर आंसू बहने लगे। उसे रोता देख गौरव का उसकी उम्र से कहीं ज्यादा शांत भाव आखिरकार टूट गया और उसने माथे पर शिकन डाली, 2 टिश्यू खींचे और उन्हें उसके सिर पर फेंक दिया। किस लिए रो रही हो? जितना ज्यादा रोओगी उतनी ही बदसूरत लगोगी। तुम्हारी पिटाई करके सुअर का सिर बना दिया गया है और तुम अभी भी इतनी बेवकूफ हो कि सच नहीं बता रही हो। 2 टिश्यू उसके सिर पर पड़े थे जो काफी हास्यास्पद लग रहे थे। प्रीति ने अपने आंसू भी नहीं पोंछे, बल्कि रोती रही, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते। मैंने तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करने को कहा और तुम नहीं करते। सारा दिन बस लड़ना और पढ़ाई छोड़ने के बारे में सोचते रहते हो। अगर तुम पढ़ाई छोड़ दोगे तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए कितनी चिंतित रहती हूँ? वह बुरी तरह से रोई और अपने सूजे हुए और चोटिल चेहरे के साथ वह जितनी दयनीय हो सकती थी उतनी लग रही थी। गौरव ने अपनी नाक छुई, हार मानकर उसके सिर से टिश्यू हटाए और फिर उसके आंसू पोंछने लगा। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम अभी कितनी बदसूरत लग रही हो? प्रीति ने थप्पड़ मारकर उसका हाथ हटा दिया। मुझे यही पसंद है। कम से कम मैं ही सुंदर हूँ। आकर्षक होने का क्या फायदा? इसे खाने की तरह खाया नहीं जा सकता। जो काम की चीज है वह है तुम्हारी अच्छी पढ़ाई। गौरव थप्पड़ से अप्रभावित उसके आंसू पोंछता रहा। अच्छा दिखना बेकार हो सकता है, लेकिन तुम किसी को इतनी लापरवाही से अपना चेहरा बर्बाद नहीं करने दे सकती। हम ये नुकसान नहीं उठा सकते। बताओ, ये किसने किया? मुझे किसी भी परीक्षण दवा के बहाने से बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। क्या तुम मुझे अपनी तरह का मूर्ख समझती हो जो ऐसी बकवास पर विश्वास करेगा? तुम दवाओं को कितनी अच्छी तरह से मिलाती हो, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं होगा? क्या तुम अपनी दवा से ऐसी बड़ी गड़बड़ी होने दोगी? अगर तुम्हारा चेहरा सच में दवा से सूजा और चोटिल हुआ है तो तुमने इसे जानबूझकर किया होगा। ये कभी भी तुम्हारा परीक्षण दवा वाला दावा नहीं हो सकता।
लेकिन बिना किसी कारण के तुम अचानक अपने चेहरे को ऐसा क्यों बनाना चाहोगी? यह जरूर है कि किसी ने तुम्हें तंग किया, तुम्हारे चेहरे को चोट पहुंचाई, इसलिए तुमने जानबूझकर इसे इतना बदसूरत बना लिया। प्रीति ने उसे खाली निगाहों से देखा, वह बहुत होशियार था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे उसका बहाना क्यों नहीं माना, उसमें इतनी बड़ी कमी थी। गौरव ने उसके सिर पर टैप किया, किस ख्यालों में डूबी हो? बोलो, अभी अभी किसने मुझे चुप रहने को कहा था? अब तुम मुझे बोलने को कह रहे हो? तुम मेरे भाई हो, मेरे पिता नहीं। इतनी कम उम्र में तुम इतने दबंग हो और तुम्हें दूसरों को इतना संभालना पसंद है। सावधान रहना या बड़े होकर तुम्हें कोई पत्नी नहीं मिलेगी। मुझे पत्नी की क्या जरूरत है? वह तो मूर्खता होगी। क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारे जैसी प्यार में डूबा हुआ है, जिसे ग्रेजुएशन के तुरंत बाद शादी करने की जल्दी थी, काम की भी परवाह नहीं की? प्रीति ने उसे गुस्से से घूरा, उसकी जबान दिन ब दिन और तेज होती जा रही थी। घूरना बंद करो, भले ही तुम मुझे घूर कर छेद कर दो, मुझे आज जवाब चाहिए। कोई और चारा न होने पर और बहुत सोचने के बाद प्रीति को सच बताना पड़ा, ये गुल की माँ ने मुझे चोट पहुंचाई थी। मैंने उस दिन उन्हें उकसाया था और फिर यह हुआ। दरअसल मैंने पहले ही दवा का इस्तेमाल कर लिया है और मेरा चेहरा ठीक हो गया था, लेकिन मैं इस चोट का फायदा उठाना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने चेहरे को ऐसा दिखाने के लिए थोड़ी विषाक्त दवा का इस्तेमाल किया। गुल, उसकी माँ। गौरव की नज़र ठंडी हो गई, सच में मौत को दावत दे रही है। उसकी ठंडी आंखों को देखकर प्रीति ने घबराकर उसकी बांह पकड़ ली। तुम्हें कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं करना है, ठीक है? मैं पहले ही ठीक हूँ और इसके अलावा गुप्ता परिवार ने मुझे 10 करोड़ का मुआवजा दिया है। बदला लेने के बारे में मत सोचना, तुम्हारी प्राथमिकता स्कूल पर ध्यान केंद्रित करना है। अभी तुम्हारे लिए सबसे जरूरी काम पढ़ाई है। गौरव हैरान दिखा, तुम्हें 10 करोड़ का मुआवजा दिया? क्या गुप्ता परिवार इतना उदार है? पहले वे इतने उदार नहीं थे, लेकिन श्रीमती वर्मा दादी मेरे लिए गुप्ता परिवार के मुखिया से बात करने गई और तभी उन्होंने इतना ज्यादा मुआवजा दिया। ओह, और श्रीमती वर्मा मुझे न्याय दिलाने के लिए गुप्ता परिवार भी ले गई और उन्होंने गुल के माता पिता दोनों को थप्पड़ भी मारा। बड़ों ने पहले ही मेरा बदला ले लिया है, इसलिए बस इस बात को भूल जाओ, ठीक है? गौरव जानता था कि वह श्रीमती वर्मा का जिक्र कर रही थी, जिसे वह अकेली ही दादी कहती थी। उसने कियाओ परिवार की बुढ़िया को कभी ऐसा नहीं कहा। उसने प्रीति को थोड़ी देर तक घूरा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह इस बार सच बोल रही है, फिर सिर हिलाया, ठीक है। प्रीति ने एक गहरी सांस ली। उसे डर था कि गौरव को लगेगा कि उसके साथ गलत हुआ है और वह उसके लिए खड़ा होना चाहता है। उसकी त्वरित सहमति ने सचमुच उसे बहुत खुश कर दिया। अपनी खुशी में उसे आखिरकार वह बैग याद आया जिसे गौरव ने फेंक दिया था। उसने जल्दी से कहा, जल्दी जाओ और अपना बैग उठाओ, इससे पहले कि कोई और उसे ले जाए। तुम्हें अब उस तरह चीजें फेंकने की अनुमति नहीं है। किताबें और स्टेशनरी सब खराब हो गए होंगे। गौरव कुछ नहीं बोला, बस सिर हिलाया और बैग लेने बाहर चला गया। बैग पर काफी धूल और बारिश का पानी लग गया था। प्रीति ने उसे लिया और एक तौलिए से ध्यान से पोंछा, क्या तुम्हें हाल ही में पैसों की कमी हुई है? गौरव खिड़की के पास दीवार से टिका था, उसे अपना बैग पोंछते हुए देख रहा था और धीमे से कहा, नहीं। क्या ये सचमुच नहीं है या झूठा? नहीं, मेरे पास अब पैसे हैं, बहुत पैसे। तुम्हारी पढ़ाई में मदद करना अब बिल्कुल भी समस्या नहीं है और मैं अब से तुम्हारे जेब खर्च का ध्यान रखूंगी। अब काम पर मत जाना, अपना सारा समय पढ़ाई में लगाओ। ये कहते हुए प्रीति ने एक दराज खोली, नकद का एक बंडल निकाला और उसे गौरव के बैग में भर दिया। उसने ये पैसा बहुत पहले से तैयार कर रखा था, क्योंकि हर बार जब वह गौरव को पैसे ट्रांसफर करती थी तो वह हमेशा उसे वापस भेज देता था, इसलिए उसने खास तौर पर बैंक से कुछ नकद निकलवाए थे ताकि जब वह आए तो उसे दे सके। गौरव ने उसे नकद भरते देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। प्रीति उसे आराम से देखती रही, किस बात पर हंस रहे हो? क्या पैसे मिलने पर खुश हो? नहीं तो किस लिए? क्योंकि तुम मूर्ख हो। प्रीति ने उसे नाराजगी से घूरा, तुम मूर्ख हो। गौरव ने बहस नहीं की। उसने अपना बैग लिया और पहले की तरह पैसे वापस नहीं किए, बल्कि खुले तौर पर स्वीकार कर लिए। भले ही अब उसे पता चल गया था कि वह प्रमोद की बेटी नहीं है, वह अभी भी उसे अपने भाई जैसा मानती थी और यह काफी था। उसने उसके चेहरे को देखा, जो पहचान में न आने की हद तक सूजा हुआ था, और उसे सलाह दी, सिर्फ पुरुषों पर भरोसा मत करना। लो और गुप्ता उपनाम वाले लोगों से दूर रहना, वे तुम्हें सिर्फ चोट पहुंचाएंगे। अगर तुम सच में डेटिंग करना चाहती हो तो मैं तुम्हें कॉलेज के छात्रों से मिलवाऊंगा। कॉलेज के छात्र भोले होते हैं, जो तुम्हारे जैसी दिमागहीन व्यक्ति के लिए उपयुक्त हैं। प्रीति ने उसे खींच से देखा, तुम हाई स्कूल के छात्र हो, तुम कॉलेज के छात्रों से कहाँ मिलोगे? अपनी चिंता करो। क्या? मेरी चिंता मत करो, मैं डेटिंग नहीं कर रही हूँ। हाई स्कूल का छात्र भी कोई बुरा नहीं है। हाई स्कूल के छात्र और भी मासूम होते हैं और वे भी अच्छी तरह से विकसित होते हैं। प्रीति का चेहरा एक पल में लाल हो गया और वह स्पीचलेस होकर उसे घूरने लगी। तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो? गौरव ने उसे चेतावनी देना जारी रखा, उन सभी उलझे हुए पुरुषों से दूर रहने के अलावा तुम्हें प्रमोद से भी दूर रहने की जरूरत है। अगर वह तुम्हें ढूंढने आता है तो वह जो कुछ भी कहे उस पर विश्वास मत करना। वह तुम्हारा अस्पताल तुमसे छीनना चाहता है, खुद से सतर्क रहना। साथ ही नैना और आस्था से भी सावधान रहना, ये दोनों प्रमोद से बेहतर नहीं हैं। अगर वे आते हैं तो उन्हें कोई दया मत दिखाना, बस उन्हें भगा देना। ये याद रखना, ठीक है? उसके लहजे में बदलाव इतना अचानक था कि प्रीति लगभग तालमेल नहीं बिठा पाई। उसने यांत्रिक रूप से सिर हिलाया, ओह मुझे पता है। गौरव ने सिर हिलाया, अपना बैग कंधे पर टांगा और बाहर चला गया। प्रीति ने उसे जाते हुए देखा, माथे पर हल्की शिकन डालते हुए, ये सोचकर कि गौरव आज थोड़ा अलग क्यों लग रहा था। प्रीति कुर्सी पर बैठी और आह भरी, अगर गौरव को एक दिन पता चला कि मैं उसकी सगी बहन नहीं हूं तो क्या वह अब भी मेरा भाई बनना चाहेगा, या फिर वह तब से मुझे एक अजनबी की तरह मानेगा?
जब वह अपनी परेशानी में डूबी हुई थी तभी किसी ने जोर से उसके दफ्तर का दरवाजा खटखटाया। प्रीति ने अभी ऊपर देखा ही था कि आरुष दरवाजा खोलकर अंदर आ गया। प्रीति थोड़ी हैरान थी। आरुष, क्या हुआ? आरुष प्रीति की ओर भागा। प्रीति, मुझे माफ कर दो। मुझ पर चिल्लाओ। प्रीति पीछे धकेल दी गई और लाचारी से कहा, क्या बात है? तुमने इस बार मेरे साथ क्या किया है जिसके लिए तुम्हें अफसोस है? बताओ। दरअसल मैंने तुम्हें बेच दिया। प्रीति एक साथ अम्यूज्ड और नाराज थी। तुमने मुझे किसे बेच दिया? मैंने तुम्हें सबसे बड़े अंकल को बेच दिया। लेकिन ये पूरी तरह मेरी गलती नहीं है। सबसे बड़े अंकल बहुत होशियार हैं। उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि जो दाग हटाने वाली मरहम मैंने नीलामी में बेची थी वह तुम्हें मुझे दी थी। तो ये बात है? आरुष ने पिल्ले जैसी आंखों से उसे देखा। हाँ, यही बात है। मैंने अपना वादा तोड़ा। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? प्रीति के होंठों के कोने ऊपर उठे। मैं सचमुच तुम्हें दोष नहीं दे सकती। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तुम्हारे सबसे बड़े अंकल ने अंदाजा लगा लिया कि मरहम मेरे द्वारा बनाई गई थी, ये देखते हुए कि उन्हें श्रीमती वर्मा दादी की क्षमताओं के बारे में पता था। तो तुम मुझे माफ करती हो? बेशक, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। मैं शुरू में तुमसे नाराज थी ही नहीं। प्रीति ने उसके चेहरे को छुआ, मुस्कुराते हुए। तुम्हारे सबसे बड़े अंकल ने मुझे पहले ही फोन कर दिया था। कमल परिवार के बच्चे को हमारे अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया है और अब से मैं ही उसका इलाज करूंगी। उन्होंने मुझे परामर्श शुल्क के रूप में अग्रिम में 50 लाख दिए, इसलिए मुझे बहुत मुनाफा हुआ। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि आज रात तुम्हें एक शानदार डिनर के लिए बाहर ले जाऊंगी। आरुष बहुत प्रभावित हुआ। प्रीति, तुम बहुत अच्छी हो। तुम मुझे बेचने के लिए डांट भी नहीं रही हो, बल्कि मुझे एक शानदार डिनर भी दे रही हो। दुनिया में तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान कैसे हो सकता है? प्रीति ने गर्व से कहा। सही कहा, मैं दोस्तों के साथ हमेशा उदार रहती हूँ। आज रात मैं तुम्हें सिर्फ शानदार डिनर पर ही नहीं बल्कि मजे करने के लिए बाहर भी ले जा रही हूँ। कई दिन हो गए हैं, तुम जाने के लिए तड़प रही होगी, है ना? आरुष की आंखें अचानक चमक उठी। सच में? हम आज रात बाहर जा रहे हैं? प्रीति ने सिर हिलाया। बेशक ये सच है, लेकिन तुम्हारा चेहरा, मेरा चेहरा पहले ही बेहतर हो चुका है, दवा की वजह से। भूल गई हो, मैं तुम्हारे चेहरे की चोटों की बात नहीं कर रही हूँ। मेरा मतलब है, तुम्हारा चेहरा इतना सूजा हुआ है, तुम बार में किसी हॉट लड़के को नहीं पटा पाओगी। प्रीति उसकी टिप्पणी पर हंसी। हॉट लड़कों को कौन पटा रहा है? क्या हम बस आराम करने के लिए ड्रिंक नहीं ले सकते? अगर मेरा चेहरा उन लड़कों को दूर रखे तो ये सचमुच एक अच्छी बात होगी। आरुष ने जोर देकर सिर हिलाया। नहीं, हमें हॉट लड़कों की जरूरत है। क्या हमें अपनी बाकी की जिंदगी अकेले ही बितानी है? हम कुछ हैंडसम लड़कों को डेट तो कर ही सकते हैं, है ना? तुम डेटिंग शुरू करना चाहती हो? क्या वह चेतन को इतनी जल्दी भूल गई थी? हाँ, मैंने कभी ठीक से डेटिंग नहीं की। जवानी बहुत जल्दी गुजर जाती है, मैं और समय बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं एक सुपर हॉट लड़का ढूंढना चाहती हूँ और एक पैशनेट रोमांस करना चाहती हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? विचार बुरा नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि बार का हॉट लड़का रिश्ते के लिए उपयुक्त होगा? बेशक वे उपयुक्त हैं। ये सिर्फ डेटिंग है, शादी नहीं। जब तक वह हैंडसम है और मुझे खुश कर सकता है, उतना ही काफी है। प्रीति ने अपना चेहरा छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मेरा चेहरा ऐसा ही रहना चाहिए। मैं जितनी बदसूरत रहूंगी उतनी ही तुम्हारी सुंदरता उजागर होगी। इस तरह हॉट लड़के तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करेंगे। आरुष ने उत्साह से ताली बजाई। ये बात सही है। ठीक है, तुम ये चेहरा बनाए रखो और मेरे साथ चलो। एक बार जब मुझे बॉयफ्रेंड मिल जाएगा तो तुम्हारा चेहरा ठीक हो सकता है, वरना मुझे डर है कि सभी हॉट लड़के तुम्हारे पास आ जाएंगे और मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। शाम को प्रीति आरुष को डिनर के लिए डाइनिंग रूम ले गई। डॉक्टर शकुंतला प्रीति की दादी को श्रीमती वर्मा अपने घर डिनर के लिए ले गई थी। दोनों बुजुर्ग महिलाओं ने ड्रिंक्स भी लिए, ताश खेले और साथ में ओपेरा सुना। डिनर के बाद चून की बार में रौनक आने में अभी देर थी। आरुष प्रीति को बाजार घसीट लाई ताकि नए कपड़े खरीदे जा सकें। कपड़े खरीदने के बाद उन्होंने तुरंत वहीं उन्हें बदल लिया। आरुष ने तंग लेदर जैकेट और स्कर्ट पहनी थी जिसके साथ थाई हाई बूट्स थे। चून की प्रीति उसे ओवरशैडो नहीं करना चाहती थी। उसने वाटर इंक पेंटिंग स्टाइल वाली बुनी हुई ड्रेस चुनी। आरुष के बगल में खड़े होकर वे बस दो विपरीत शैलियों की तरह दिख रही थी। प्रीति की ड्रेस उसे सिर से पांव तक ढके हुए थी। आरुष उसके पहनावे से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। क्या ये बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव नहीं है? हम बाहर जा रहे हैं, किसी मीटिंग में नहीं। प्रीति मुस्कुराई। कौन कहता है कि तुम इस तरह के पहनावे को बाहर में नहीं पहन सकती? अभी कितनी ठंड है। बेशक तुम्हें गर्म कपड़े पहनने की जरूरत है। जहां तक तुम्हारी बात है, जब हम बाद में कार में बैठेंगे तो ठंड की शिकायत मत करना। आरुष ने अपने कंधों पर एक मोटा कश्मीरी कोट डाल लिया। चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, मुझे ठंड नहीं लगेगी। दोनों बातें करती और हंसती हुई बाहर पहुंची। कार से बाहर निकलने से पहले आरुष ने अपने चेहरे पर भव्य मेकअप लगाया। जैसे ही वे बार में घुसी, उसने अपना कोट उतार दिया और उसकी तेज तर्रार पोशाक ने तुरंत अनगिनत निगाहों को आकर्षित किया। आरुष के उज्ज्वल आत्मविश्वास को देखकर प्रीति को उसके खुले और आशावादी रवैये से कुछ ईर्ष्या महसूस हुई। वे अपनी आरक्षित सीटों पर मुश्किल से बैठी ही थी कि कई लोग उनसे बात करने आ गए। आरुष को वे अनअट्रैक्टिव लगे और उसने उनकी तरफ देखा भी नहीं। प्रीति जानती थी कि उसकी दिलचस्पी नहीं है और उसने अपने चेहरे का चोटिल आधा हिस्सा उनकी तरफ किया, जिससे वे डरकर भाग गए। पुरुष पहले आरुष पर इतने केंद्रित थे कि उन्होंने प्रीति के चेहरे पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब उन्होंने उसे देखा तो वे सभी चौंक गए। आगे के दांत वाले और चमकदार सोने की चेन पहने एक आदमी ने अजीब आवाज में चिल्लाया, अरे बाप रे, यह क्या है? ऐसे चेहरे के साथ इधर उधर घूमकर लोगों को डराओ मत। क्या तुम तो भूतों को भी डरा सकती हो? दूसरे आदमी ने, जिसके बालों का रंग अजीब था और उंगलियों के बीच सिगरेट थी,
जोर से हंसा, हा हा हा, क्या तुम्हें ज्यादा बदसूरत होने के लिए पीटा गया था? तुम्हारा चेहरा सुअर के सिर की तरह सूजा हुआ है और तुम अभी भी बार में आए हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पिटाई काफी नहीं हुई थी? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ और मुंह के मारूं? और हीरे के दांत वाले एक लड़के ने ताना मारा, अरे क्या तुम अपनी खूबसूरत दोस्त में दिलचस्पी रखने वाले किसी भी अच्छे दिखने वाले लड़के को इसलिए डरा रही हो क्योंकि तुम बदसूरत हो और कोई तुम्हें नहीं चाहता? ये तो सच में बदसूरत का मुसीबत खड़ी करना है। जब प्रीति का मजाक उड़ाया जा रहा था और उसे अपमानित किया जा रहा था, उसने खुद तो मुश्किल से ही प्रतिक्रिया दी थी, लेकिन आरुष नाराज हो गई। उसने अपना ग्लास उठाया और शराब उनके चेहरों पर उछाल दी। तुम लोग क्या हो? तुम ऐसे आदिम बंदरों की तरह दिखते हो जो अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं, खुद को इंसान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चले जाओ तुम सब। अगर तुमने बकवास करने और मेरी दोस्त को फिर से नाराज करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम्हारी माएँ भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगी। पुरुषों ने उम्मीद नहीं की थी कि उसका मिजाज इतना तेज होगा। वे सभी गुस्सा हो गए और उसके चारों ओर जमा हो गए, लड़ाई शुरू करने ही वाले थे, तभी उन्हें उनके पीछे से एक आवाज सुनाई दी, 3 आदमी मिलकर एक लड़की को तंग कर रहे हैं, क्या तुम लोग थोड़ा ज्यादा नहीं कर रहे हो? तीनों पुरुष एक ही समय में मुड़े और फिर उन्होंने देखा कि उनके पीछे किसी समय एक सलीके से कपड़े पहने सुंदर लड़का आ गया था। वह सुंदर लड़का बहुत छोटा था, एक महंगा दिखने वाला सूट पहने हुए, लंबा और पतला, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह हानिरहित लग रहा था और उसकी आवाज में भी एक कोमल, सौम्य गुण था। सोने की चेन वाले आदमी ने एक शातिर हंसी हंसते हुए कहा, क्या तुम्हारा दूध अभी छूटा नहीं है? पूरी तरह से तैयार हुए बिना ही हीरो बनने चले आए। हरे बालों वाले आदमी, जिसके बालों से शराब टपक रही थी, ने गहरी आवाज में कहा, मुझे ये पसंद आ गई है, इसलिए तुम यहाँ से चुपचाप खिसक लो, वरना मैं तुम्हें अपन करके इसे ले जाऊंगा। छेद वाले दांत वाले आदमी ने थूकते हुए कहा, मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुम नहीं निकले तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि फूल क्यों लाल होते हैं। दीपशेख अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहा, उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, वह अभी भी सौम्य मुस्कान लिए हुए था। क्या आप तीनों साथ आने की योजना बना रहे हैं? अगर आप एक साथ हमला करेंगे तो समय बचेगा और जब मार पड़ेगी तो दर्द भी बांट लेंगे। इसमें पूरे फायदे हैं। तीनों आदमी इस उकसावे को सहन नहीं कर पाए और मुट्ठी भींचकर दीपशेख के गोरे और सुंदर चेहरे की ओर लपके। आरुष चौंक गई और जोर से चिल्लाई, दीपशेख सावधान। दीपशेख ने अपना सिर झुकाया, पहले आदमी की मुट्ठी से बचते हुए उसकी कलाई पकड़कर घुमा दी, फिर आरुष की ओर दोस्ताना मुस्कान के साथ मुड़ा, सब ठीक है? टेढ़े दांत वाला आदमी दर्द से चिल्लाया और इससे पहले कि वह अपनी दूसरी मुट्ठी घुमाता, उसने देखा कि उसके दोनों साथी एक एक करके लात खाकर दूर जा गिरे हैं। फिर उसे अपने पेट में तेज दर्द महसूस हुआ और वह भी लात खाकर दूर जा गिरा। केवल 3 सेकंड में वे तीनों जमीन पर दर्द से कराह रहे थे, उठने में असमर्थ थे। आरुष ने भौचक्की होकर देखा, दीपशेख तुम इतने ताकतवर हो। प्रीति भी दीपशेख को देखकर दंग रह गई, उसे स्पष्ट रूप से लगा कि उसकी लड़ने की शैली जानी पहचानी है, जैसे उसने इसे पहले कहीं देखा हो। एक पल में उसे अचानक याद आया कि आकाश की लड़ने की चालें भी ऐसी ही थीं। उसने खुद को उससे पूछने से नहीं रोक पाई, मुझे क्यों लगता है कि तुम्हारी लड़ने की शैली आकाश की तरह है? दीपशेख ने उसका चेहरा देखकर कोई आश्चर्य नहीं दिखाया, केवल मुस्कुराते हुए उससे कहा, आकाश और मैं एक ही मार्शल आर्ट्स क्लब में थे, हमें एक ही कोच ने सिखाया था। कड़ाई से कहें तो वह मेरे सीनियर हैं। प्रीति का दिल जोर से धड़का, वही मार्शल आर्ट्स क्लब। दूसरों को शायद न पता हो कि आकाश ने मार्शल आर्ट्स कहाँ सीखी, लेकिन उसे पता था। वह कोई मार्शल आर्ट्स क्लब नहीं था, वह स्पष्ट रूप से एक क्रूर और हिंसक हत्यारा संगठन था। दीपशेख भी वास्तव में वहां रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने 3 गुंडों को पहली नजर में ही सहजता से निपटा दिया था। लेकिन आकाश को उसकी सौतेली मां ने जानबूझकर वहां भेजा था। दीपशेख ने ऐसी जगह में प्रवेश क्यों किया जो लोगों को निगल जाती थी और उनकी हड्डियां तक नहीं उगलती थी? हालांकि उसके दिल में सवाल थे, प्रीति कुछ भी पूछ नहीं सकी। आभारी होकर उसने कहा, हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद, वरना यह मुश्किल हो सकती थी। क्या आप हमारे साथ बैठना चाहेंगे? दीपशेख ने सिर हिलाया, जरूर, मैं आज देर से आया और मुझे प्राइवेट बूथ नहीं मिला, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ही बैठ जाता हूँ। लेकिन आज रात का पे मेरी तरफ से है, संकोच मत करना, जितना मन करे उतना पियो। प्रीति ने जल्दी से कहा, हम तुम्हें कैसे भुगतान करने दे सकते हैं? हमें तुम्हारा इलाज करना चाहिए, तुमने पहले भी भुगतान किया है और हमें एहसान चुकाने का मौका नहीं मिला है। आरुष ने हालांकि ऐसे व्यवहार किया जैसे वह दीपशेख से बहुत परिचित हो, प्रीति के कंधे पर थपथपाते हुए, अरे जाने भी दो, उससे शिष्टाचार क्यों? अगर वह ट्रीट देना चाहता है तो उसे देने दो, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, कम से कम वह हम दोनों से कहीं ज्यादा अमीर है। ये कहते हुए उसने दीपशेख को आंख भी मारी, उसे एक इशारा दिया। दीपशेख आरुष के इशारे के पीछे के विशिष्ट अर्थ को नहीं समझा, उसे संदेह था कि वह कोई वास्तविक अर्थ व्यक्त करने का इरादा ही नहीं रखती थी। वह बस जानबूझकर पलक झपका रही थी ताकि यह लगे कि वे करीबी हैं। हालांकि उसकी पिछली टिप्पणी, दीपशेख तुम इतने ताकतवर हो, ने पहले ही यह बता दिया था कि वह उसके करीब नहीं थी। जो लोग उससे परिचित थे वे जानते थे कि वह बचपन से ही लड़ने में अच्छा था और आकाश को छोड़कर ऐसा कोई नहीं था जिसे वह हरा न सके। अगर वे वास्तव में अच्छे दोस्त होते तो वह उसकी शक्ति के बारे में जानती और इतनी हैरान नहीं होती। सौभाग्य से ऐसा लगा कि प्रीति को संदेह नहीं हुआ था। दीपशेख स्वाभाविक रूप से आरुष के बगल की सीट पर बैठ गया, हालांकि प्रीति के बगल में ज्यादा जगह थी, लेकिन वह वहां नहीं बैठा। पीटे गए तीनों गुंडों को एहसास हुआ कि उनका सामना एक मुश्किल विरोधी से हुआ है। इज्जत गंवाकर और नुकसान उठाकर उन्होंने और आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की और बार से भाग निकले। बार में चहल पहल बनी रही, हाल की मामूली झड़प से कोई घबराया नहीं। लोग पीते रहे, नाचते रहे और फ्लर्ट करते रहे, माहौल अभी भी गुलजार था।
परेशानी खड़ी करने वालों को आसानी से निपटाने के बाद दीपशेख ने कोई गर्व नहीं दिखाया और न ही स्थिति का श्रेय लिया। उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, शांत और बेफिक्र। उसने एक वेटर को बुलाया, अपने लिए एक पे ऑर्डर किया और आकाश को संदेश भेजने लगा। आकाश, काम करना बंद करो, बाहर आओ, ड्रिंक लेते हैं। वक्त नहीं है, यहाँ सुंदरियां हैं। मैं नहीं आ रहा। सुंदरी का नाम प्रीति है। वह तुम्हारी चचेरी बहन के साथ बैठी है और वे पीने की प्रतियोगिता कर रही हैं। मुझे चिंता है कि वे बाद में नशे में हो जाएंगी और मुझे अकेले 2 लोगों का ख्याल रखने में मुश्किल होगी, इसलिए मैं तुम्हें मदद के लिए बुला रहा हूँ। क्या तुम सच में नहीं आओगे? जगह बताओ। दीपशेख हंसा, बार का स्थान भेज दिया। वह जानता था कि जैसे ही आकाश सुनेगा कि प्रीति यहाँ है, वह जरूर आएगा। संदेश भेजने के ठीक बाद दीपशेख ने ऊपर देखा और पाया कि एक लंबा और हट्टा-कट्टा आदमी किसी तरह प्रीति और आरुष के बीच बैठ गया था। उसे पसीना आ गया। वह विश्वास नहीं कर सका कि इतनी कम समय में प्रीति एक जंगली आदमी को आकर्षित कर सकती है। अगर आकाश ने ये देख लिया तो उसे ठीक से निगरानी न रखने के लिए डांटा जाएगा। आकाश की महिला और कोई उस पर बुरी नजर डालने की हिम्मत कर रहा था। वह आदमी को भगाने ही वाला था कि उसने जंगली आदमी को आरुष से उसका वीचैट सोशल मीडिया अकाउंट पूछते हुए सुना, सुंदरी, चलो एक दूसरे को वीचैट पर जोड़ते हैं। मैं अकेला हूं और हम भविष्य में साथ में ड्रिंक पर जा सकते हैं। दीपशेख ने राहत की सांस ली। शुक्र है, जंगली आदमी को प्रीति नहीं बल्कि आरुष लेकर आई थी। उसने यही सोचा था। प्रीति का चेहरा इस तरह सूजा हुआ था, बार में सबसे भूखे भेड़िए भी उस पर नजर नहीं डालेंगे। ये जानकर कि आदमी प्रीति के लिए नहीं आया था, दीपशेख को कम चिंता हुई। उसने अपने गिलास से एक घूंट लिया और सोफे पर आराम से बैठ गया। लापरवाही से आरुष को जंगली आदमी को वीचैट पर जोड़ते हुए देख रहा था। उसने जंगली आदमी को सिर से पांव तक नापा। चौकोर जबड़ा, टैन त्वचा, लगभग गंजा, वह किसी फिल्म के कठोर आदमी जैसा दिखता था। लगभग सर्दी थी, फिर भी उसने केवल एक छोटी आस्तीन वाली शर्ट पहनी हुई थी, जो उसकी मांसल भुजाओं और स्पष्ट रूप से परिभाषित छाती की मांसपेशियों को दिखा रही थी। यहाँ तक कि उसके पेट के एब्स भी कपड़े के नीचे दिखाई दे रहे थे। दीपशेख ने हल्के से माथे पर शिकन डाली। क्या यही वह प्रकार है जो आरुष को अब पसंद है? क्या उसे पहले खूबसूरत लड़के पसंद नहीं थे? ये काफी बड़ी छलांग थी, है ना? लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि प्रीति भी मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसने जंगली आदमी की प्रमुख मांसपेशियों को देखा। दीपशेख खुद को अपनी शारीरिक बनावट को नीचे देखने से नहीं रोक पाया। क्या पतले पुरुष जो कपड़ों में दुबले दिखते थे लेकिन अंदर से मांसल थे, अब आकर्षक नहीं थे? क्या लड़कियों को अब डबल डोर रेफ्रिजरेटर जितने ठोस पुरुष पसंद थे? उसके पास भी मांसपेशियां थीं, बस जंगली आदमी जितनी स्पष्ट नहीं थीं। इतनी बड़ी छाती की मांसपेशियां होने के कारण क्या वह अपनी शर्ट फटने से नहीं डरता था? जब वह सोच रहा था, उसने आरुष को मांसपेशी वाले आदमी से पूछते हुए सुना, तुम्हारी मांसपेशियां इतनी मजबूत हैं। क्या तुम लड़ने में अच्छे हो या वे सिर्फ दिखाने के लिए हैं? बेशक मैं लड़ सकता हूँ। उन पतले खूबसूरत लड़कों को तो मैं एक मुंह से ही चित कर सकता हूँ। एक लड़की मेरे साथ पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करेगी। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा और तुम्हारी दोस्त का भी अच्छे से ख्याल रखूंगा। मांसपेशी वाले आदमी ने प्रीति का तिरस्कार नहीं किया और न ही उसने उसके चेहरे के कारण उसे नजरअंदाज किया, जो एक महत्वपूर्ण कारण था कि आरुष उसे वीचैट पर जोड़ने को तैयार थी। अचानक आरुष ने दीपशेख की ओर इशारा किया, जो वहां बैठा पी रहा था। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे इस दोस्त को लड़ाई में हरा सकते हो? तुम दोनों कोशिश क्यों नहीं करते? मांसपेशी वाले आदमी ने दीपशेख को देखा। उसकी आंखों में लगभग अगोचर तिरस्कार की एक झलक चमकी, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोशिश न करना ही बेहतर है, क्योंकि वह तुम्हारा दोस्त है। मुझे उसे चोट पहुंचाने से नफरत होगी और इससे तुम दुखी हो जाओगी। मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे मिलने के बाद आने वाले दिनों में खुश रहो। उसने अभी अभी दीपशेख को उन 3 गुंडों से लड़ते हुए देखा था, लेकिन उसे लगा कि गुंडे शराब और हवस के सेवन से कमजोर हो गए थे, इसलिए वे इतनी आसानी से गिर गए। दीपशेख ने केवल एक मौका पकड़ा था, इसीलिए उसने उन तीनों को हरा दिया। हो सकता है वे गुंडे दीपशेख के साथ मिलकर ही काम कर रहे हों, ये सब नायिका को बचाने के अपने वीरतापूर्ण कार्य को उजागर करने के लिए, जिससे सुंदरता के सामने अपनी उपस्थिति को दर्शाया जा सके। दुर्भाग्य से उसके लिए सुंदरता ने उस पर कोई ध्यान देने की परवाह नहीं की। जब से आरुष बार में आई थी, उसने उस पर अपनी नजर गड़ा दी थी। 1 मीटर 90 पर खड़ा होकर वह लंबा और मजबूत था और उसे छोटी लड़कियां पसंद नहीं थीं, उसे लंबी लड़कियां पसंद थीं। आरुष का कद लंबा और पतला था, जो न तो बहुत मोटा था और न ही बहुत पतला, बहुत आकर्षक। अन्य लड़कियों के विपरीत जो डाइटिंग करके कंकाल बन जाती थीं, उसकी लंबी टांगें एक छोटी स्कर्ट और चमड़े के जूते में लिपटी हुई थीं, सफेद, नाजुक और अनूठा रूप से सेक्सी थीं, जिससे उसके मुंह में पानी आ रहा था। आज रात चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस सुंदरता को जीतना चाहता था। और सुंदरता को जीतने का पहला कदम अपनी मर्दाना आकर्षण को प्रदर्शित करना था, खासकर रास्ते में खड़े खूबसूरत लड़के को गिराकर। आरुष को पता नहीं था कि मांसपेशी वाले आदमी के दिमाग में क्या चल रहा था। उसने सोचा कि उसकी मजबूत बनावट का मतलब एक सरल दिमाग है, कि वह एक सीधा साधा अच्छा आदमी है। मांसपेशी वाले आदमी को हंसी से उसका उत्साह बढ़ाने की कोशिश करते हुए सुनकर उसे बेहतर महसूस होने लगा। फिर वह दीपशेख की ओर मुड़ी। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम उसे हरा सकते हो? दीपशेख ने मांसपेशी वाले आदमी की ओर देखा। उसकी मुस्कान गर्म और हानिरहित थी। चलो एक कोशिश करते हैं। एक आदमी के तौर पर उसने मांसपेशी वाले आदमी की आंखों में लालसा और साजिश को तुरंत भांप लिया। हालांकि आरुष के साथ उसका अच्छा दोस्त रिश्ता नकली था, आकाश की चचेरी बहन के रूप में उसकी स्थिति वास्तविक थी। आकाश के आने से पहले वह स्वाभाविक रूप से आरुष को एक जंगली आदमी के हाथों में नहीं पड़ने दे सकता था। इसके अलावा कुछ अस्पष्ट कारण से उसे यह जंगली आदमी काफी बुरा लग रहा था और उसके हाथ उसे सबक सिखाने के लिए खुजला रहे थे।
वह पहले खड़ा हुआ, सुरुचिपूर्ण ढंग से अपने सूट और शर्ट को ठीक किया और फिर मुस्कुराते हुए मांसपेशी वाले आदमी को इशारा किया, यहाँ आओ, मैं तुम्हें पहले 3 चालें चलने दूंगा। मांसपेशी वाला आदमी उसके चुनौतीपूर्ण व्यवहार पर गुस्से से हंसा, अपने चेहरे पर क्रूरता का एक संकेत छिपा नहीं सका। ज्यादा घमंड मत करो नौजवान, वरना जब तुम बाद में बुरी तरह हारोगे तो ये बहुत बुरा लगेगा। आरुष पहले ही प्रीति को खींचकर उन दोनों के बीच खड़ी हो गई थी, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। चलो बड़े मांसपेशियों वाले, मुझे अपनी ताकत दिखाओ। प्रीति ने उत्साहित आरुष को देखा, लाचारी से अपना सिर हिलाया। अगर उसका अनुमान सही था तो दीपशेख कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अगर वह आकाश के साथ दोस्त बन सकता था तो शायद उन्होंने जीवन मृत्यु के संबंध साझा किए होंगे और उसकी ताकत शायद आकाश से ज्यादा दूर नहीं होगी। मांसपेशी वाले आदमी को दीपशेख से भिड़ने देना उसके लिए एक जाल बिछाने जैसा था। हालांकि आरुष के इतने उत्साहित होने के कारण प्रीति ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। आखिरकार दीपशेख को नुकसान होने की संभावना नहीं थी और थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा से कोई हानि नहीं होगी। आरुष की साफ और सुहानी आवाज से उत्तेजित होकर मांसपेशी वाले आदमी ने अब और संकोच नहीं किया, अपनी मुट्ठी भींचकर दीपशेख के चेहरे की ओर घुमाया। दीपशेख किनारे हट गया, मुंह से बचा, लेकिन मांसपेशी वाले आदमी ने तेजी से 2 और वार किए। दीपशेख ने उन्हें भी आसानी से चकमा दिया। फिर उसने मांसपेशी वाले आदमी को दोस्ताना मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी 3 चालें खत्म हो गईं, अब मेरी बारी है। सावधान। उसके शब्द अभी फीके भी नहीं पड़े थे कि उसका मुक्का मांसपेशी वाले आदमी के चेहरे पर जोर से पड़ा। मांसपेशी वाले आदमी का चेहरा उसकी मुट्ठी के नीचे विकृत हो गया। वह दर्द से चिल्लाया, एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ सीधे जमीन पर गिर गया। बार में मौजूद हर कोई इस ओर देखने लगा। अपने शुरुआती झटके के बाद आरुष ताली बजाने और जयकार करने वाली पहली थी। वाह दीपशेख, तुम बहुत शानदार हो, तुम इतने मांसल आदमी को भी हरा सकते हो, बहुत लाजवाब। प्रीति ने भी उत्साहपूर्वक समर्थन में ताली बजाई। उनके नेतृत्व का पालन करते हुए बाकी भीड़, जो पूरी सच्चाई से अनजान थी, भी ताली बजाने लगी। अचानक मिली प्रशंसा और तालियों को सुनकर दीपशेख की मुस्कान आखिरकार थोड़ी और सच्ची हो गई। उसने दयालुता से मांसपेशी वाले आदमी से पूछा, कैसा रहा, क्या तुम अभी भी खड़े हो सकते हो? अस्पताल ले जाने की जरूरत है। मांसपेशी वाले आदमी ने गहरा तिरस्कार महसूस किया, मुंह भर खून थूका और खड़ा हो गया। मैं अभी तैयार नहीं था, चलो फिर से लड़ते हैं। उसने अपनी जगह ली और उसकी विशाल मुट्ठी दीपशेख की ओर टूट पड़ी। दीपशेख ने आसानी से उसके मुंह को पकड़ लिया और मांसपेशी वाले आदमी ने जितनी कोशिश की, उसकी मुट्ठी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई। फिर मांसपेशी वाले आदमी के अविश्वसनीय चेहरे के सामने दीपशेख ने अपने घुटने मोड़े, अपना पैर उठाया और बिना किसी माफी के मांसल आदमी के ठोस पेट पर दे मारा। एक और जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ मांसपेशी वाला आदमी एक बार फिर जमीन पर गिर गया। भीड़ एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। आरुष ने किसी और से भी ज्यादा उत्साह से ताली बजाई। वह फिर से जीत गया, वह फिर से जीत गया। दीपशेख बहुत अद्भुत है। मांसपेशी वाला आदमी एक काले चेहरे के साथ फिर से खड़ा हुआ, गुस्से से उबल रहा था और यह मानने से इनकार कर रहा था कि उसे एक खूबसूरत लड़के ने हराया जा सकता है। दीपशेख की एक क्षण की लापरवाही में उसने क्रूरता से उसके निचले हिस्से पर हमला किया। दुर्भाग्य से उसके लिए वह ये नहीं जानता था कि दीपशेख अनगिनत जीवन मृत्यु की लड़ाइयों से बचकर निकला था और खतरे की उसकी धारणा एक अविश्वसनीय रूप से तेज स्तर तक पहुंच चुकी थी। इसलिए जब मांसपेशी वाले आदमी ने हमला किया, दीपशेख ने बचाव के रूप में जवाबी हमला किया, एक तेज चाल में आदमी को दूर फेंक दिया। वहां मौजूद सभी को एहसास हुआ कि मांसपेशी वाले आदमी ने बेशर्मी से एक छिपकर हमला करने की कोशिश की थी, जिसे दीपशेख ने आसानी से नाकाम कर दिया था। इस बार तालियां विशेष रूप से उत्साहपूर्ण थीं और जयकार नए शिखर पर पहुंच गई, यहां तक कि बार के डीजे ने भी उसे एक अत्यधिक रोमांचक ट्रैक दिया। आरुष सोफे पर कूद गई, अपने मुंह के चारों ओर अपने हाथों को मेगाफोन की तरह करके, दीपशेख, दीपशेख, तुम सबसे लाजवाब हो, तुम सबसे अच्छे हो। जब आकाश बार में दाखिल हुआ तो उसने ठीक यही जीवंत दृश्य देखा। संगीत कानफोड़ू था, नियॉन लाइट्स तेजी से चमक रही थीं, अनगिनत लोग जयकार और ताली बजा रहे थे। उसकी चचेरी बहन सोफे से चिल्ला रही थी। दीपशेख एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ अपनी महिमा में भीग रहा था और खून से लथपथ चेहरे वाला मांसपेशी वाला आदमी चाहता था कि वह जमीन में धंस जाए। उसकी आंखें शो को चुराने वाली आरुष पर पड़ी और वह भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सका। हालांकि उसकी नजर जल्दी से प्रीति के चेहरे पर चली गई। उसे मुस्कुराते और ताली बजाते देखकर खुशी महसूस करते हुए उसकी भौहों की सिकुड़न थोड़ी कम हुई। ये हंगामा ज्यादा देर तक नहीं चला। अपनी अपमानजनक हार के बाद मांसपेशी वाला आदमी तेजी से बार से भाग गया और भीड़ नाचने के लिए वापस डांस फ्लोर पर चली गई। आरुष शुरू में उत्साहित थी और उसने दीपशेख को टोस्ट करने के बारे में भी सोचा, लेकिन जिस पल उसने अपना गिलास उठाया, उसने आकाश को ठंडे चेहरे के साथ पास आते देखा। वह इतनी चौंक गई कि तुरंत होश में आ गई। वह जल्दी से सोफे से नीचे कूद गई। दूसरे भाई। आकाश की ठंडी सख्त नजर के नीचे आकाश को उसका हकलाता हुआ अभिवादन उसकी क्रॉप टॉप चमड़े की जैकेट को, फिर उसकी मिनीस्कर्ट को घबराहट में खींचने के साथ था। दीपशेख को उसे खुशी से पागल पक्षी से डरपोक दबी हुई खरगोश में बदलते देखकर बहुत अफसोस हुआ। ये सब उसकी वजह से। अगर उसने आकाश को आने के लिए नहीं कहा होता तो उसकी रात शायद आनंदमय होती। अब उसकी खुशी चली गई थी। आकाश के ठंडे चेहरे के साथ चुप रहने पर दीपशेख ने आरुष की मदद करने के लिए बीच में बात की। माफ करना, मैंने आकाश को बुलाने की हिमाकत की। आरुष, मेरे करीब आ जाओ और आकाश को उधर बैठने दो, ठीक है? आरुष तेजी से उसकी ओर खिसक गई। दूसरे भाई, कृपया बैठिए। आकाश पास आया, उसका कोट पकड़ा और उसके ऊपर फेंक दिया। तुम्हें बार में इस तरह कपड़े पहनने की अनुमति किसने दी? आरुष ने अपने कोट को कसकर लपेट लिया, अपना सिर नीचे किया और फुसफुसाई, मैं गलत थी। मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी।
लड़ाई किसने शुरू की? आरुष का सिर और नीचे झुक गया। वह मैं थी। आकाश का चेहरा बर्फ से भर गया। तुमने नीलामी घर को तो गड़बड़ी में डाल दिया है, लेकिन मुसीबत खड़ी करने में तुम काफी माहिर हो। मैं बस बहक गई थी। दीपशेख कितना अच्छा लड़ाका है, ये जानने के लिए थोड़ी उत्सुक थी, इसलिए मैंने जितनी ज्यादा उत्सुकता उतनी जल्दी मौत। आरुष ने लगभग अपना सिर अपनी छाती में दबा लिया। मैं सच में जानती हूँ कि मैं गलत थी। मैं अब और उत्सुक नहीं रहूंगी। प्रीति को अपनी अच्छी दोस्त को इस तरह डांट खाते देखना सहन नहीं हुआ। वह खुद को आकाश को देखने से नहीं रोक पाए। हम सब खुश थे। देखो तुमने उसे कितना डरा दिया है। क्या तुम अब जा सकते हो? आकाश उसके बगल में बैठ गया। नहीं। उसने प्रीति के पहनावे पर एक नजर डाली। ये देखकर कि वह आरुष जितनी भड़कीली पोशाक में नहीं थी, उसके चेहरे पर की बर्फ थोड़ी पिघल गई। उसकी उपस्थिति बहुत मजबूत थी। माहौल बहुत दमनकारी था। आरुष इसे मुश्किल से सहन कर पाए। अनैच्छिक रूप से दीपशेख की ओर खिसक गई, लगभग उसे सोफे से दबा रही थी। एक असहाय संकेत के साथ दीपशेख ने उसके कंधे पर दबाया। हिलना बंद करो। थोड़ा और हिली तो मैं फर्श पर बैठ जाऊंगा। आरुष ने उसे एक नजर दी, धीरे से फुसफुसाते हुए, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें लड़ने के लिए दूसरों को उकसाना नहीं चाहिए था। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, ज्यादातर संगीत में डूब गई थी, लेकिन दीपशेख फिर भी उसके होठों की आकृति से उसके शब्दों को समझ गया। वह मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हमेशा मिलनसार। ठीक है, मुझे लड़े हुए काफी समय हो गया है। मुझे वास्तव में इसकी कमी महसूस हो रही थी। आरुष को डांटने के बाद आकाश ने उसे और परेशान नहीं किया। जब तक वह मुसीबत खड़ी नहीं करती, वह आमतौर पर उसकी हरकतों को नजरअंदाज कर देता था और उसके जीवन में ज्यादा दखल नहीं देता था। देर रात हो रही थी और प्रीति के चेहरे पर दवा का असर कम हो रहा था। चोट काफी हद तक फीकी पड़ गई थी। प्रीति पर शराब की हल्की महक सूंघते हुए उसने हल्के से पूछा, तुमने कितनी पी? ज्यादा नहीं, बस एक गिलास। जैसे ही प्रीति ने आकाश से बात की, उसने आरुष को देखा, जो दीपशेख के साथ कुछ फुसफुसा रही थी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं दिख रहा था। इससे उसे राहत मिली। देखना बंद करो। वह ठीक है, आकाश ने उदासीनता से कहा। उसका चेहरा भावहीन था। उसने जारी रखा, उसका व्यक्तित्व ऐसा है कि घाव भरने के बाद वह दर्द भूल जाती है। उसके परिवार द्वारा बिगाड़ी गई। वह मेरी बातों को दिल पर नहीं लेगी। अगर वह अगली बार में आती है और मैं यहाँ नहीं हूँ, तो भी वह वैसे ही कपड़े पहनने की हिम्मत करेगी। वह अभी भी मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करेगी। प्रीति हैरान थी, अनायास ही बोल पड़ी, असंभव। आरुष स्पष्ट रूप से तुमसे डरती है। अगर तुम उसे वैसे कपड़े न पहनने के लिए कहोगे, तो वह निश्चित रूप से हिम्मत नहीं करेगी। आकाश के स्थिर चेहरे पर अचानक एक सूक्ष्म मुस्कान दिखाई दी। तो क्या हम एक शर्त लगाएं? किस बात पर शर्त? हम शर्त लगाएंगे। आकाश ने बोलना शुरू ही किया था कि प्रीति ने जल्दी से उसे टोक दिया। हम बहुत बड़ी शर्त नहीं लगा सकते। आकाश की नजर गहरी हो गई। बहुत बड़ी शर्त के रूप में क्या गिना जाता है? प्रीति के पास शब्दों की कमी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। क्या होगा अगर वह उसका अस्पताल या उसका व्यक्ति चाहता? वह बहुत बड़ी शर्त होगी। आकाश ने उसके विचारों को भांप लिया, हंसते हुए, आराम करो, दांव छोटा है। वरना मुझे डर है कि तुम मुझसे शर्त नहीं लगाओगी। कितना छोटा? बहुत छोटा नहीं, वरना ये दिलचस्प नहीं होगा, उसने जवाब दिया। उसके होठों को देखते हुए, जो अब पे से चमकदार थे, उसने उन्हें छूने की इच्छा से लड़ाई की और शांत आवाज में कहा, चलो एक चुंबन पर शर्त लगाते हैं। प्रीति तुरंत माथे पर शिकन लाए। अच्छा नहीं है। मेरी बात सुनो, अगर मैं जीतता हूं तो तुम मुझे चूमती हो, और अगर मैं हारता हूं तो तुम मेरे लिए किसी को भी चूमने के लिए चुन सकती हो। प्रीति की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। तुम गंभीर हो? मैं तुम्हें जिसे चाहूंगी उसे चूमने के लिए कह सकती हूँ। उसे दिलचस्पी लेते देख आकाश ने हल्की सी मनोरंजन के साथ सिर हिलाया। बेशक, अगर मैं हारता हूं तो मैं तुम्हारे आदेश का पालन करूंगा। अगर मैंने तुम्हें दीपशेख को चूमने के लिए कहा तो क्या तुम चूमोगे? आकाश ने पलक भी नहीं झपकी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रीति ने उसे देखा, फिर विहान को देखा और अचानक अपनी हंसी रोक नहीं पाई। उस गंभीर आकाश का विहान को चूमना कल्पना ही मजेदार थी। क्या आकाश को पूरा भरोसा था? क्या वह जानता था कि आरुष की मदद से वह धोखा दे सकती है? वह जोर से हंस रही थी, लेकिन आकाश के पीछे हटने के डर से उसने तुरंत अपनी हंसी रोकी और उसकी ओर हाथ बढ़ाया। शर्त मंजूर। मैं शामिल हूँ। आकाश ने उससे हाथ मिलाया। शर्त पक्की। उसे ऐसे हंसते हुए देखे हुए बहुत समय हो गया था। वह सोचा था उससे कहीं ज्यादा खुशमिजाज और जीवंत थी। अपनी पहली शर्त का जश्न मनाने के लिए आकाश ने 2 ड्रिंक्स ऑर्डर किए। उसने एक गिलास उठाया, दूसरा प्रीति को दिया और उससे टकराया। याद रखना, अगर तुम हारी तो मुझे चूमना होगा, वादे से मुकरना नहीं। प्रीति अभी भी उसे विहान को चूमने की कल्पना कर रही थी। मैं हारूंगी नहीं, लेकिन तुम्हारी बारी आने पर तुम वादे से मत मुकर जाना। मैं नहीं मुकरूंगा। शर्त होती है। मैं शालीनता से हार स्वीकार करूंगा, उसने कहा और एक ही घूंट में गिलास खाली कर दिया। प्रीति भी पीछे नहीं रही और अपनी ड्रिंक पी गई। उसका मूड अप्रत्याशित उत्साह से भर गया। आकाश की मौजूदगी के कारण आरुष ने और किसी को नहीं ढूंढा और उसने शराब भी कम पी। वह शांत थी। विहान को इससे थोड़ी दया और मनोरंजन दोनों महसूस हुआ। विहान ने माफी मांगी। मुझे माफ करना, मैंने आकाश को बुलाकर तुम्हारा मजा खराब कर दिया। आज की ड्रिंक्स मेरी तरफ से। आरुष ने सिर हिलाया। आकाश को प्रीति से बात करते देख उसने कहा, खुद को दोष मत दो। मैं आज थोड़ी बहक गई थी। सच कहूं तो मैं यहाँ प्यार की तलाश में आई थी। अगर वह हट्टा कट्टा आदमी तुमसे जीत जाता तो मैं उसे बॉयफ्रेंड बना लेती, पर वह तुम्हें भी नहीं हरा सका, इसलिए मेरी दिलचस्पी खत्म हो गई। विहान ने भौहें उठाई। क्या तुम मुझे इतना कमजोर समझती हो? आरुष ने उसे देखा। मुझे लगा तुम पतले हो, पर तुमने कहा था कि तुमने दूसरे भाई के साथ ट्रेनिंग ली है। तुम थोड़े पतले हो, पर उस आदमी का तुम्हें भी न हरा पाना दिखाता है कि उसकी मांसपेशियां महज दिखावा हैं। विहान हंसा। हाँ, मुझ में ताकत की कमी है और मेरे कौशल औसत हैं।
तुम्हारे दूसरे भाई को तो मुझ पर शर्म आती है। अगली बार बॉयफ्रेंड चुनने से पहले तुम उसे मुझसे लड़ने के लिए ला सकती हो। अगर वह मुझे नहीं हरा सका तो बेहतर है कि तुम किसी और को चुनो। कमजोर आदमी काम नहीं आएगा, है ना? आरुष ने जोर से सिर हिलाया। बिल्कुल। विहान, मेरे संभावित बॉयफ्रेंड को परखने के लिए तैयार होने के लिए धन्यवाद। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। विहान की हंसी दूर थी। कोई बात नहीं, हम सब दोस्त हैं, हाथ बढ़ाना तो हमारा फर्ज है। अध्याय 917। आरुष खुश हो गई। उसने अपनी आंखें चमकाते हुए अपना गिलास उठाया। चलो विहान, मैं तुम्हें अग्रिम धन्यवाद देती हूँ। विहान ने अपने गिलास को उससे टकराया। चीयर्स, और तुम्हें जल्द ही एक उपयुक्त बॉयफ्रेंड मिले। जरूर मिलेगा, मुझे लगता है कि वह जल्द ही आ रहा है। विहान ने गंभीरता से कहा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे महसूस होता है कि अगला लड़का जिसे तुम ढूंढोगी, मैं उसे नहीं हरा पाऊंगा। उसे कहना कि मुझ पर हाथ हल्का रखे, मुझे चोट न पहुंचाए। जरूर, मैं उसे याद दिला दूंगी। आरुष ने गंभीरता से सिर हिलाया। वह इस बात से बेखबर थी कि उसने कैसी सहायता मांगी है। उसे लगा कि विहान सज्जन और नेक इंसान है, जो आज रात पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक लग रहा था। शाम के दूसरे हिस्से में प्रीति और आरुष दोनों ने थोड़ी ज्यादा पी ली थी। आरुष सतर्क थी क्योंकि आकाश उसके साथ था। प्रीति ने खुद को ज्यादा नियंत्रित नहीं किया। आकाश के वहां होने से उसे अकारण ही आराम महसूस हुआ। उसे पता था कि उसके रहते उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब उन्होंने बार छोड़ा तो सुबह के 2:30 बज चुके थे। कॉकटेल का असर अब हो रहा था। प्रीति को चक्कर आ रहा था। आकाश ने उसे सहारा दिया पर उसने मदद नहीं ली। मुझे मत हिलाओ, चक्कर आ रहा है। मैं खुद चल सकती हूँ, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। आकाश ने हार मानकर उसे जाने दिया। उसे लड़खड़ाते हुए देखकर तुरंत उसे अपनी बाहों में उठा लिया। योगेश ने कार का दरवाजा खोल दिया था। आकाश ने प्रीति को कार के अंदर रखा और आरुष से कहा, तुम विहान की कार ले रही हो? आरुष ने सिर हिलाया, पर तुरंत उसे दादी के निर्देश याद आए। दूसरे भाई, प्रीति की दादी आज रात हमारी दादी के यहाँ है और दादी ने कहा कि हमें भी वहीं सोना है। हम समझ गया, आकाश ने जवाब दिया। कार में चढ़ा और दरवाजा बंद कर दिया। योगेश, गाड़ी चलाओ। योगेश तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। आरुष ने कार की टेल लाइट्स को देखकर पैर पटका। यह क्या है? हम सब दादी के घर जा रहे हैं, वह मुझे लिफ्ट क्यों नहीं दे सकते थे? विहान हंसा। तुम्हें तीसरी पहिए बनने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें भी ले जा सकता हूँ, ज्यादा दूर नहीं है। आरुष ने उसका धन्यवाद किया। शुक्रिया। कोई तकलीफ नहीं, मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, मैं नहीं थक रहा। विहान ने आकाश की कार को जाते हुए देखा, फिर आरुष को कार में बैठने के लिए कहा। ड्राइवर को श्रीमती वर्मा के विला ले जाने का निर्देश दिया। वह जानता था कि आकाश प्रीति की कितनी परवाह करता था। बार में उन्हें अकेले समय नहीं मिला, पर अब वह आकाश को मौका देना चाहता था। आरुष का उसके साथ रहना बेहतर था। अध्याय 918। आराम से चलती मेबैक में आकाश ने पानी की बोतल खोली और प्रीति को पानी पिलाया। प्रीति उस पर झुकी हुई थी। क्या तुम हिलना बंद कर सकते हो? आकाश ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अब कैसा है? अभी भी हिल रहा है? अभी भी हिल रहा है? क्या योगेश आज खराब ड्राइविंग कर रहा है? योगेश चुप रहा और भी धीमी गति से गाड़ी चलाई। आकाश ने कहा, हाँ, उसकी ड्राइविंग अच्छी नहीं है, इस महीने का उसका बोनस काट लिया जाएगा। प्रीति ने कहा, नहीं, बोनस मत काटो, मुझे नहीं लगता कि अब ये हिल रहा है। उसकी ड्राइविंग काफी स्थिर है। आकाश ने उसे देखा। उसे दुख और मनोरंजन दोनों महसूस हुआ। वह इतनी ज्यादा शराब पी चुकी थी, पर आज वे दोनों खुश थे। प्रीति नशे में उसके आलिंगन में दुबक गई थी। उसका पूरा शरीर शिथिल था। आकाश ने उसे और आरामदायक बनाने के लिए अपनी बाहों को समायोजित किया और धीरे से पूछा, क्या तुम मेरे साथ घर आना चाहती हो? प्रीति थोड़ी होश में आई। नहीं आकाश, मैं नशे में नहीं हूँ, मुझे अपनी जगह ले जाने की कोशिश मत करना। आकाश हंसा। अगर तुम्हें अभी भी पता है कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है तो तुम ज्यादा नशे में नहीं हो। उसने उसके चेहरे को छुआ, फिर कोमलता से पूछा, मैं तुम्हें दादी के घर ले जा रहा हूँ, बस हमारी शर्त मत भूलना। मैं नहीं भूली हूँ, तुमने कहा था कि तुम विहान को चूमोगे। सामने गाड़ी चला रहा योगेश लगभग सदमे से कार का नियंत्रण खो बैठा। आकाश का सारा ध्यान प्रीति पर था। उसने पूछा, तुम सच में चाहती हो कि मैं उसे चूमूं? इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? प्रीति ने सोचा पर जवाब नहीं दे पाई। मैंने ज्यादा पी ली, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं तुम्हें कल जवाब दूंगी। आकाश हंसा। प्रीति ने उनींदी आंखों से कहा, तुम्हारी महक बहुत अच्छी है, देवदार की लकड़ी जैसी। अब से यही इत्र इस्तेमाल करना। ठीक है, मुझे याद रहेगा, उसने जवाब दिया। वह हर्बल साबुन की महक थी। साबुन लगभग खत्म हो गया था। उसने उसे और कसकर पकड़ा। प्रीति थोड़ी देर बाद ही सो गई। जब वे श्रीमती वर्मा के विला पहुंचे तो आकाश ने प्रीति को कार से बाहर निकाला। श्रीमती वर्मा ने नौकरों को बत्तियां खुली छोड़ने के लिए कहा था। विला शांत था। आकाश चुपचाप प्रीति को लिविंग रूम से होते हुए ऊपर ले गया। गर्म रोशनी में उसका सोया हुआ चेहरा कोमल लग रहा था। वह उसे बिस्तर पर लेटाया। प्रीति गहरी नींद में थी। आकाश ने उसका कोट उतार दिया। बिस्तर के किनारे पजामा रखा था। आकाश ने उसे कपड़े नहीं बदले ताकि वह जाग न जाए। उसने उसके गाल से बाल हटाए, उसके चेहरे को छुआ और फिर उसके जूते उतारने के लिए बिस्तर के अंत में गया। जूते लेसअप थे, उन्हें उतारना आसान नहीं था। आकाश बहुत धैर्यवान और कोमल था। जब आरुष वापस आई तो उसने आकाश को आधा घुटने टेक कर प्रीति के जूते सावधानी से उतारते हुए देखा। अध्याय 919। आरुष थोड़ी देर देखती रही, फिर चुपचाप चली गई। अपने कमरे में उसे भावनात्मक महसूस हुआ। आकाश इतना घमंडी प्रीति के जूते उतारने को तैयार था। उसने भी काफी पी थी। जब वह बाथरूम जाने वाली थी तो दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर उसने आकाश को देखा। उसने सीधा खड़ा होकर पूछा, दूसरे भाई, क्या आपको कुछ चाहिए?
आकाश ने कहा, अगली बार जब तुम बाहर जाओ तो बस यही पोशाक फिर से पहनना। आरुष ने तुरंत अपना कोट उठाया और पूरे शरीर पर लपेट लिया। दूसरे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं इस पोशाक को फेंक दूंगी। कृपया वापस जाकर सो जाए। आकाश ने उसे उदासीनता से देखा। मैं व्यंग्य नहीं कर रहा हूँ। तुम क्या पहनती हो ये तुम्हारी पसंद है। तुम्हें बस परेशानी पैदा करने से बचना होगा, जैसे पुरुषों को लड़ने के लिए उकसाना। मैं इसे दूसरी बार नहीं देखना चाहता। विहान तुम्हारे मनोरंजन का साधन नहीं है, उसे अपने साथ नीचे मत घसीटो। आकाश के शब्द सुनकर आरुष का चेहरा पीला पड़ गया। बड़ा भाई अब नहीं था। अब उसे कोई लाड़ नहीं करता था। आकाश गुस्सा होने पर उसे जरा भी सम्मान नहीं देता था। उसके दिल में आरुष की जगह विहान से भी कम थी। आकाश ये कहकर चला गया। आरुष ने दरवाजा बंद किया और फर्श पर बैठ गई। उसे लगा कि वह बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई थी। विहान आकाश का दोस्त था। अगर विहान घायल हो जाता तो वह जिम्मेदार होती। उसने सोफे पर चढ़कर अपना मोबाइल फोन निकाला और विहान को माफी के संदेश भेजने लगी। विहान, मैंने सोचा और तुमसे औपचारिक रूप से माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ करना कि मैंने आज रात तुम्हें परेशानी दी। मुझे दूसरों को तुम्हें चुनौती देने नहीं देना चाहिए था। अगर तुम्हें चोट लगी होती तो मैं जिम्मेदार होती। तुम 3 ठगों को संभाल सकते थे, इसलिए मुझे लगा कि तुम उसे भी संभाल लोगे। ये सब मेरी गलती है। मैं तुम्हें अब और पुरुषों की ताकत का परीक्षण करने के लिए नहीं कहूंगी। दूसरे भाई ने मुझे सबक सिखा दिया है। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ। अगर तुम्हें भविष्य में किसी चीज में मदद चाहिए तो बस पूछना, मैं मदद करूंगी। अध्याय 920। उसने 4 या 5 संदेश भेजे पर कोई जवाब नहीं आया। आरुष ने सोचा, क्या वह सो गया था? वह तो बस घर पहुंचा होगा। क्या वह उसके इस्तेमाल किए जाने से नाखुश था? वह थोड़ी देर बाद शराब के असर में गहरी नींद में सो गई। एक शानदार विला में एक सूट पहने विहान नौकरों द्वारा बनाए हैंगओवर सूप को पी रहा था, जबकि अपने पिता कमल से फोन पर बात कर रहा था। उनके परिवार का काम रात में होता था। कमल ने पूछा, क्या मैंने तुम्हें पिछले महीने घर वापस नहीं बुलाया था? तुम अभी तक क्यों नहीं आए? यहाँ के 2 प्रोजेक्ट अभी शुरू हुए हैं। अगर मैं जाता हूँ तो क्या होगा? हमने करोड़ों का निवेश किया है। तो एक छोटी यात्रा के लिए वापस आओ, शादी करो और फिर प्रोजेक्ट्स को संभालने के लिए वापस जाओ। शादी? क्या हमने 2 साल और इंतजार करने पर सहमति नहीं जताई थी? इतनी जल्दी क्यों? तुम हमेशा शादी को टालते रहे हो। इस बार कोई बहाना नहीं। शादी तय हो चुकी है और तुम्हें शादी करनी ही होगी। तुम 30 के होने वाले हो। एक बार शादी हो जाए तो तुम्हें वापस आकर कंपनी चलाने में मेरी मदद करनी होगी। रुको, मुझे तुम्हारी कंपनी में कोई दिलचस्पी नहीं है। शादी पर चर्चा कर सकते हैं पर कंपनी चलाना नामुमकिन है। विहान बोलकर फोन काट दिया। हैंगओवर सूप निगलना मुश्किल हो गया पर उसने खुद को खत्म करने के लिए मजबूर किया। यह उसकी पुरानी आदत थी, खुद को नापसंद चीजें खाने के लिए, नापसंद काम करने के लिए मजबूर करना, यहाँ तक कि अपने पिता के कहने पर नापसंद महिला से शादी करने के लिए भी खुशी खुशी सहमत होना। उसने हमेशा खुद को पूरी तरह से छिपाया था, ये सब अपने पिता का पक्ष जीतने के लिए। यह आदत उसे अब भी सताती थी। एक चीज जिसके लिए उसने खुद को मजबूर नहीं किया था वह था परिवार की जुआ उद्योग वाली मनोरंजन कंपनी चलाना। जुआ उद्योग खतरनाक था। लोग उनके सामने उनकी तारीफ करते थे पर पीठ पीछे उन्हें नापसंद करते थे। विहान सोफे पर बैठा था, उसकी भौहें चढ़ी हुई थीं। क्या वह सच में शादी करने वाला था? उसे अपनी मंगेतर ठीक से याद नहीं थी, बस याद था कि वह दबंग और उद्दंड थी। उसके बेरोकटोक दिन अब खत्म होने वाले थे। उसने अपने मोबाइल फोन को देखा जिस पर कई अपठित संदेश थे। उसने पहले आकाश का संदेश पढ़ा, बाहर अपनी ताकत लापरवाही से जाहिर मत करना। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जीएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहाँ हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जीएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।